हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल पीजीटी केमिस्ट्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावाली विलेज से। आज हम करने जा रहे हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। उसके लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, उनके बारे में डिटेल में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो विधियां कौन सी हैं जिनका आज हमने डिस्कशन करना है? वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, पृथक्करण की, ऊर्ध्वपातन, आसवन विधि, परिभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण तथा क्रोमेटोग्राफी। तो जैसा कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, दो दालें मिक्स हो गई तो किस तरह से आप उनको सेपरेट करते हो, एक दूसरे से अलग करते हो? हम हाथ से चुनकर उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। इसी तरह से आटे से भूसा अलग करने के लिए हम क्या विधि अपनाते हैं? छानन की। छानन के द्वारा हम आटे से भूसे को अलग करते हैं। तो ये होती है बेटा विषमांगी मिश्रण, जिनको आप सिंपल तरीके से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन हमारे पास जो समांगी मिश्रण होते हैं, उनमें से डिफरेंट कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए स्पेशल मेथड अपनाए जाते हैं। क्यों अपनाए जाते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो हमें पदार्थ नेचुरली मिलते हैं वो शुद्ध नहीं होते, उनमें अशुद्धियां होती हैं। और जब तक हम उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं करते, हमें उनकी प्रॉपर्टीज का, उनकी यूजेस का अच्छी तरह से पता नहीं चल सकता। तो जरूरी क्या है कि हम किसी भी पदार्थ में प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग करें और उनके बारे में अच्छी तरह से समझें, जानें और उनको प्रॉपर तरीके से यूज करें, जिसके लिए हमारे पास विशेष टेक्निक्स हैं, विशेष तरह की मेथड्स हैं, जिसके द्वारा हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा आज का ये टॉपिक है। सबसे पहले है हमारे पास वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का उपयोग तब किया जाता है जब विलेय या विलायक दोनों में से एटलीस्ट वन घटक ऐसा होना चाहिए जो वाष्पीकृत हो सके। जैसे आपको पता है, इंक या स्याही क्या होती है? जल के अंदर रंग का विलयन होता है, जिसमें से जल वाष्पीकृत हो सकता है, लेकिन जो रंग या डाई है वह वाष्पीकृत नहीं होती। तो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? वाष्पीकरण। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करने के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास इसके लिए क्या क्या चाहिए? बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर में हमने थोड़ा सा जल लेना है, उसके ऊपर हमारे पास वॉच ग्लास प्रेजेंट है और इसी वॉच ग्लास में हमने इंक को डालना है। हमने डायरेक्ट इंक को आग के ऊपर नहीं रखना, इसीलिए हम इसे पानी के बीकर के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। इस विधि में स्याही को आप तब तक गर्म करते रहोगे जब तक उसमें बदलाव आना बंद नहीं होता। आप क्या देखते हो, धीरे धीरे जितना जल होता है वह वाष्पीकृत हो जाता है और पीछे सिर्फ आपके पास वॉच ग्लास में क्या रह जाती है? डाई, दैट इज कलर, वेदर वो ब्लू कलर था या फिर ब्लैक। तो इसी तरह से नमक के घोल से नमक को पृथक करने के लिए भी हम वाष्पीकरण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपकेंद्रण विधि। जैसा कि आपको पता है, आजकल मार्केट में बहुत तरह के दूध के पैकेट मिलते हैं। किसी पर मेंशन किया होता है कि यह फुल क्रीम दूध है, किसी पर लिखा होता है टोन्ड मिल्क है, डबल टोन्ड मिल्क है। तो उसका मतलब क्या होता है कि उनमें क्रीम की मात्रा डिफरेंट होती है, किसी में ज्यादा होती है और किसी में कम होती है। परंतु हम घरों में जो दूध लेकर आते हैं, अगर हम कहें कि हम उसको छान कर क्रीम तथा दूध को अलग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें क्रीम कितनी है, दूध कितनी है, वह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, वह हमारे पास एक कोलाइडल विलयन है, जिसमें से क्रीम तथा
पानी इस तरह से सेपरेट नहीं हो सकते। तो आपने क्या करना है, किस तरह से आप दूध में से क्रीम को सेपरेट कर सकते हो, उसकी विधि क्या है, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है, अपकेंद्रीय यंत्र, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यह हमारी लैब में प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या करना है कि दूध को एक परख नली टेस्ट ट्यूब में डालकर इस यंत्र के अंदर रख देना है और 2 मिनट के लिए ये टेस्ट ट्यूब इस यंत्र के अंदर हाई स्पीड के ऊपर घुमाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, क्रीम दूध से पृथक हो जाती है। अगर हमारे पास घरों में इस एक्सपेरिमेंट को करना हो तो नॉर्मली मिक्सी का उपयोग किया जाता है, जिसमें हाई स्पीड के ऊपर दूध को घुमाने से क्रीम तथा दूध अलग हो जाते हैं। यह मीन किसके ऊपर आधारित है, इसका क्या मीन नियम है कि जब हम किसी विलयन को घुमाते हैं तो जो भारी पदार्थ होते हैं वह तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के पदार्थ होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं। इसी कारण जो क्रीम होती है वह दूध से पृथक हो जाती है। यह विधि का उपयोग लेबोरेटरीज में यूरिन चेक करने के लिए या ब्लड चेक करने के लिए भी किया जाता है। एज वेल एज इस विधि का उपयोग वॉशिंग मशीन में भी किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, जब कपड़ों को सुखाया जाता है, उनसे पानी बाहर निकाला जाता है, जिसे ड्राइंग कहते हैं, तो उस विधि में भी क्या होता है, अपकेंद्रीयकरण। नेक्स्ट हमारा मेथड तब यूज किया जाता है जब 2 अघुलनशील द्रवों का मिश्रण हो। तो जैसा आपको पता है, 2 अघुलनशील द्रवों में से कोई एक द्रव हल्का होगा और दूसरा भारी होगा। मान लेते हैं हमारे पास मिट्टी का तेल तथा जल है, ये दोनों एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं और तेल हल्का होता है, इसलिए यह अपनी परत ऊपर बना लेगा और नीचे हमारे पास पानी की परत बन जाएगी। अब इन दोनों को सेपरेट करना है, उसे सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पृथक्करण की। जैसा कि बेटा आपको डायग्राम में दिखाया गया है, पृथक्करण कीप में हमने क्या करना है, मिश्रण को डाल देना है। मिट्टी का तेल तथा पानी के मिश्रण को हमने पृथक्करण कीप में जब डाला तो उसे थोड़ी सी देर वैसे ही बिना हिलाए डुलाए शांत अवस्था में पड़ा रहने देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जल का घनत्व अधिक होने के कारण वह नीचे परत बना लेगा और जो तेल है वह उसके ऊपर परत बना लेता है, जैसा कि हमारे पास डायग्राम में नजर आ रहा है। जब दोनों अपनी अलग अलग परत बना लेते हैं तो हमने नीचे से स्टॉप कार को रिमूव कर देना है। इसके द्वारा जल एकदम से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही स्टॉप कार के नजदीक तेल पहुंचने वाला होता है, हमने स्टॉप कार को बंद कर देना है, तो हमारे पास जल अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाता है। इट मीन्स इस तरह के मेथड को हम तब यूज करते हैं जब 2 अघुलनशील द्रवों का घनत्व अलग अलग होता है। यह विधि हमारे पास धातु शोधन में भी उपयोग की जाती है। जब लोहे का निष्कर्षण किया जाता है उस समय लोहा भारी होने के कारण भट्टी में बिल्कुल नीचे आ जाता है और उसके ऊपर स्लैग जो होती है वो हल्की होती है, वह अपनी परत ऊपर बना लेती है। तो स्लैग को लोहे से किस तरह से अलग करते हैं, बाय दिस मेथड। तो पृथक्करण मेथड हमारे पास धातु शोधन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि, आसवन विधि। आसवन विधि हम तब उपयोग में लाते हैं जब हमारे पास मिश्रण में दोनों घुलनशील द्रव हों। जब हमने पहले पृथक्करण की बात की तो हमने क्या मेंशन किया कि उस विधि को हम तब उपयोग में लाते हैं जब हमारे द्रव दोनों अघुलनशील थे। लेकिन यहाँ पर हम बात क्या करें कि दोनों द्रव एक दूसरे में घुलनशील है, उनको हम कैसे सेपरेट करें, तो उसके लिए विधि का कौन सी उपयोग में लाते हैं, आसवन विधि। आसवन विधि के द्वारा हम एसीटोन तथा जल के मिश्रण को एक दूसरे से पृथक करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, आसवन फ्लास्क,
उसके ऊपर कॉर्क लगाया हुआ है, जिसमें से हमने एक थर्मामीटर लगाया है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को चेक करेंगे, मेजर करेंगे। और साथ में जो हमारे पास पाइप दिखाई गई है इसे कहते हैं कंडेंसर। साथ में बीकर है जिसमें जो चीज वाष्प होकर जल संघटक में आएगी वहां पर वह कंडेंस हो जाएगी, मतलब वाष्प से द्रवित अवस्था में बदल जाती है और उसको हमने इस बीकर में इकट्ठा करना होता है। और इस तरफ हमारे पास स्टैंड लगाया गया है जिसके द्वारा हम आसवन फ्लास्क को सपोर्ट देते हैं। तो यह था हमारे पास अपरेटस। अब इस विधि को किस तरह से हमने उपयोग में लाना है, क्या इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत है। तो बेटा इस विधि को हम तब यूज कर सकते हैं जब आपके जो दोनों घुलनशील द्रव में कफ्नाक का डिफरेंस, कफ्नाक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा हो, मीन्स उसमें एटलीस्ट मोर देन 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने करना क्या होगा, हमने बर्नर को ऑन कर देना है, धीरे धीरे आसवन फ्लास्क में रखे हुए एसीटोन तथा जल के मिश्रण को गर्म करना है। थर्मामीटर की रीडिंग को रेगुलरली चेक करते रहना है। लेबोरेटरी थर्मामीटर को यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर एसीटोन तथा वाटर को लिया गया है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 56 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 329 डिग्री केल्विन होता है। और जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में 373 केल्विन होता है। तो इनके बीच में काफी डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो इसको हम बाय द आसवन विधि सेपरेट करेंगे। तो हमने क्या करना है कि मिश्रण को ध्यान से गर्म करना है। गर्म करते समय हमने थर्मामीटर की रीडिंग को रेगुलरली चेक करना है। जैसे ही थर्मामीटर की रीडिंग अप्रोक्सीमेट 329 केल्विन तक पहुंचती है तभी क्या होगा, एसीटोन जो है वो वाष्पीकृत हो जाएगा। उसके वाष्प आसवन फ्लास्क से होकर जल संघटक में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसर, और वहां पर क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस मतलब वाष्प से द्रवित अवस्था में बदल जाएंगे और वो धीरे धीरे करके हमारे दूसरे बीकर में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से एसीटोन आपका दूसरे बीकर में इकट्ठा हो गया और इस तरफ आसवन फ्लास्क में क्या रह गया, सिर्फ जल, या आप कह सकते हो शुद्ध जल आपके पास यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरह से हम दो घुलनशील द्रव जिनके बॉइलिंग पॉइंट, जिनके कफ्नाक के बीच में सफिशिएंट टेम्परेचर डिफरेंस हो, उसके लिए क्या विधि उपयोग में लाते हैं, आसवन विधि। तो अब जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये देखने में तो नो डाउट आसवन विधि जैसा लगता है, लेकिन इसमें आप देखिए अगर ध्यान से तो एक स्पेशलिटी डाली गई है। वह स्पेशलिटी क्या है कि इसमें हमारे पास परिभाजी स्तंभ को यूज किया गया है जिसे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कहते हैं। यह किस लिए किया गया है, जब हमारे पास दो घुलनशील द्रवों के कफ्नाक जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उनके बीच का डिफरेंस 25 डिग्री केल्विन से भी कम होता है। तो उसका क्या होगा बेटा, जब आप सिंपल आसवन विधि को यूज करोगे तो दोनों ही द्रव इकट्ठे वाष्प हो सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए था जिसमें हमारे पास सिर्फ एक द्रव ही वाष्प होकर फर्दर वो कंडेंस हो और दूसरे बीकर में इकट्ठा हो। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर परिभाजी स्तंभ को यूज किया। परिभाजी स्तंभ जैसे आप देख रहे हो एक नली टाइप होता है, एक पाइप होती है जिसके अंदर शीशे के गुटके लगाए होते हैं, जिसके कारण जब वाष्प बनकर ऊपर जाते हैं तो वहीं पर ही ठंडे होने के लिए उन्हें सतह मिल जाती है। फिर से दोबारा, क्योंकि नीचे से बर्नर के द्वारा आग आ रही है, उनको हीट मिल रही है, फिर से वे वाष्प में बदलेंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वही सिर्फ यहाँ आसवन फ्लास्क से क्रॉस करके जल संघटक में पहुंच सकेंगे। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा हम ऐसे द्रवों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं
जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री केल्विन से कम होता है। नॉर्मली पेट्रोलियम से जो पेट्रोल, डीजल या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बीच, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच बहुत ही कम डिफरेंस होता है। 25 केल्विन से कम टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इसलिए वहां पर हम नॉर्मली मेथड कौन सा यूज करते हैं? परिभाषी आसवन का। इसी तरह से बेटा वायु में से गैसेस, अलग अलग गैसेस लाइक द नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, हीलियम, तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिश्रण होती है वायु। तो इन गैसों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी हम किस विधि का उपयोग करते हैं? परिभाषी आसवन का। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाना चाहिए कि अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाता है कि आसवन विधि और परिभाषी आसवन विधि में क्या अंतर है, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो कि मेन वो टेम्परेचर कौन सा? कथनाक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी विधि का उपयोग करना है। और जो हमने इनके अपरेटस में चेंजेस की है उसको भी आपने डिफरेंसेस में मेंशन करोगे। तो अब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से वायु में से डिफरेंट गैसों को परिभाषी आसवन विधि के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है और यहाँ पर मैंने इसका प्रवाह चित्र भी बनाया है कि किस तरह से गैसों को सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास वायु को एंटर करवाते हैं। इसके ऊपर हाई प्रेशर, हाई वायु दबाव को अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण गैस कुछ हद तक संपीड़ित हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो वायु है वह बहुत गर्म है। तो अब हमने सेकंड स्टेप में आ जाना है, जहां पर हमने नीचे से पानी, ठंडा पानी ऊपर की तरफ ले जाते हुए दिखाया गया है। इसके कारण इसके आसपास जो वायु आई है वह ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के कारण वह संपीड़ित हो जाती है, बिल्कुल शीतल हो जाती है। तो अब हमने उसको अपने थर्ड स्टेप की तरफ लेकर जाना है, जिसमें वह द्रवित वायु में बदल गई है। तो वहां पर सबसे पहले क्या होगा कि जो इसमें CO2 गैस है वह शुष्क बर्फ में बदल जाएगी, क्योंकि वायु जो है वो ठंडी हो चुकी है। इसलिए जो CO2 गैस होगी वो सबसे पहले शुष्क बर्फ के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब आपके पास वायु में 3 तरह की मेन गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस तथा आर्गन गैस। उनको हम परिभाषी आसवन विधि के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। परिभाषी आसवन लगाने पर ये तीनों गैसें डिफरेंट ऊंचाई तक इकट्ठी हो जाती हैं। किस तरह से? जैसे आपको पता है नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस तथा ऑक्सीजन गैस, इन तीनों का कथनांक एक दूसरे से भिन्न होता है। नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस कथनांक होता है। तीनों के कथनांक अलग अलग हैं। इनमें 25 डिग्री केल्विन से भी कम का डिफरेंस लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है हम परिभाषी आसवन विधि को ही उपयोग में लाएंगे। इन तीनों के डिफरेंट कथनांक होने के कारण नाइट्रोजन सबसे अधिक ऊंचाई पर इकट्ठी होगी, उसके नीचे आर्गन गैस इकट्ठी होगी और सबसे नीचे ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होती है, जिसको हमने अगले स्टेप में द्रवित रूप में ऑक्सीजन को इकट्ठा किया हुआ है। तो इस तरह से परिभाषी आसवन विधि के द्वारा हम वायु से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2 इन सभी गैसों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा जो शब्द है हमारे पास, क्रोमा, इसका मतलब होता है रंग। तो इस मेथड का एक्चुअल में शुरू में जो यूज हुआ था रंग को अलग करने के लिए किया गया था। डाई में डिफरेंट रंग होते हैं, उनको अलग करने के लिए इस मेथड को उपयोग किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? क्रोमेटोग्राफी। परंतु अब यह टेक्निक बहुत ही विकसित हो गई। इसका उपयोग वेदर वो पदार्थ डाई है या फिर रंगहीन है, सभी के लिए इसका उपयोग किया
किया जाता है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पूरी डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी का सिर्फ एक मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने पहला मेथड किया था, जिसे हमने कहा था वाष्पीकरण, तो उसमें हमने क्या किया था कि जल से डाई को अलग किया था। लेकिन यहाँ पर डाई के अंदर जो डिफरेंट रंग होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ब्लैक कलर की इंक है, तो वह ब्लैक कलर बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक तरह के रंगों को मिक्स किया जाता है। तो उन रंगों को किस तरह से सेपरेट करना है, उसके लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। मीन्स विले के अंदर डिफरेंट घटक को इसके द्वारा हम पता करेंगे और ये सभी घटक एक ही विलायक में घुलनशील हैं। अब हमारे पास जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, किस तरह से इस मेथड को किया जाता है वो हम समझते हैं। इसके लिए हम कोई जार, परख नली, बीकर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक छानक पत्थर, जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं, वह लेंगे। उसमें 3 सेंटीमीटर से अबव लेवल के ऊपर एक लाइन लगाई जाएगी पेंसिल के द्वारा, और उसके बिल्कुल बीचों बीच हम एक ब्लैक इंक का मार्क लगाएंगे। यह इंक जरूरी है कि पानी में घुलनशील हो, तभी हमारा एक्सपेरिमेंट हो सकेगा। अब इस छानक पत्थर को पेपर क्लिप की हेल्प से हमने बीकर में इस तरह से रख देना है कि पानी लिटिल फिल्टर पेपर को टच करे। जैसे ही हमने अपना ये ऑपरेटर सेट कर दिया, तो फिल्टर पेपर के थ्रू पानी जो है वह ऊपर को मूव करना शुरू कर जाएगा। पानी इंक तक पहुंचेगा, स्याही तक पहुंचेगा, और स्याही में जो डिफरेंट रंग होते हैं उनमें से कोई रंग ऐसा होगा जो पानी में अधिक घुलनशील होगा और कोई कम घुलनशील होगा। जो सबसे ज्यादा घुलनशील होगा वह तेजी से पानी के साथ ऊपर को उठ जाएगा, और जो कम घुलनशील होगा वह नीचे अपनी परत बना लेगा। तो इस तरह से डाई के अंदर या इंक के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट रंग अपनी अलग अलग पोजीशन बना लेते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि वह इंक किन कलर से मिलकर बनी हुई है। तो ये हमारा मेथड डाई के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट रंगों के बारे में हमें बताता है। इसका उपयोग प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, एज वेल एज बहुत ही हाई लेवल के ऊपर ब्लड के अंदर जो नशीले पदार्थ हैं उनको पृथक करने के लिए भी इस मेथड का हम उपयोग करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, आपने लैब में इसको जरूर करके भी देखना है। नेक्स्ट हमारी प्रक्रिया है बेटा ऊर्ध्वपातन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि ठोस सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। यहाँ पर द्रवित अवस्था नहीं होती। इसी तरह गैस को जब कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वह द्रवित अवस्था में नहीं बदलेगी, वह सीधा किस में बदलती है? ठोस अवस्था में। इस तरह के अवयव को, उन अशुद्धियों से सेपरेट करना जो ऊर्ध्वपातन में नहीं जाते, मीन्स जो ठोस से द्रव अवस्था में बदलते हैं, उनसे सेपरेट करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। हमारी डेली लाइफ में जैसे कपूर है, नेफ्थलीन वोल, एंथ्रासीन या अमोनियम क्लोराइड आपने लैब में देखा होगा, ये ऐसे पदार्थ हैं जो सब्लिमेशन में जाते हैं, मीन्स जो ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं। इनमें द्रवीय अवस्था एब्सेंट होती है। तो उन पदार्थों को हमने ऐसे दूसरे पदार्थों से सेपरेट करना है जो ऊर्ध्वपातन में नहीं जाते। तो यहाँ पर जो हम एक्सपेरिमेंट सेट कर रहे हैं वह किसके लिए है? कपूर तथा नमक को अलग करने के लिए। कपूर आपको पता है ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदलेगा, जबकि जो नमक है वह ऊर्ध्वपातन में नहीं जाता है। तो जैसा हमारे पास एक्सपेरिमेंट सेट किया गया है, हमने क्या लेना है? बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, उसके ऊपर हमने चाइना डिश रखी है जिसके अंदर मिश्रण डाला गया है कपूर तथा नमक का। उसके ऊपर इन्वर्टेड कीप है, मीन्स कीप को उल्टा करके रखा गया है।
और ऊपरी सिरे के ऊपर हमने क्या लगाई है, कॉटन, ताकि हमारे पास जो गैसीय अवस्था में अवयव आएगा वह वायुमंडल में ना जाए, टीप के अंदर ही रहे, इसलिए हमने उसके ऊपर कॉटन लगाई है। अब हम धीरे धीरे बर्नर की हेल्प के साथ चाइना डिश को गर्म करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, नमक जो है वो वहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो इसमें मिक्स कपूर होता है वह सीधा किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में। और गैसीय अवस्था में होने के कारण वो किस में पहुंच गया, कीप के अंदर, और कीप के आंतरिक दीवारों के साथ ही चिपक जाएगा। ठीक है, ये जो कपूर है ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हमने ऊपर क्या लगाई हुई है, कॉटन प्लग। तो इस तरह से ये कीप के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बाद में कीप को उतार कर देख सकते हैं, उसको अलग से इकट्ठा कर सकते हैं। यह हमारे पास शुद्ध रूप में अब इकट्ठा हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया नॉर्मली अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, इनको दूसरे अवयवों से सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अशुद्ध ठोस को शुद्ध ठोस में बदल सकते हैं। मीन्स अशुद्ध कॉपर सल्फेट में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें किस तरह से हम शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करते हैं, पहले उसको देखते हैं, फिर हम इसकी परिभाषा करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट ले लिया। लेट हमने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया है, यह अशुद्ध कॉपर सल्फेट है। इसको कम से कम जितना पानी चाहिए उतना पानी यूज करके कॉपर सल्फेट को घोल लिया, ताकि हमारे पास इसका एक संतृप्त घोल तैयार हो सके। अब घोलने के बाद ऑब्वियस है यहाँ पर कुछ अशुद्धियां रह जाए जो पानी में घुलनशील नहीं होंगी, तो हमने क्या करना है, इसको फिल्टर कर लेना है, छान लेना है, ताकि अशुद्धियां अलग हो जाए। तो अब जो घोल हमारे पास प्राप्त हुआ है यह हमारे पास संतृप्त अशुद्ध कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें से हमने शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, इसको एज सच बिना हिलाए डुलाए शांत अवस्था में 1 दिन के लिए रख देंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास इससे शुद्ध कॉपर सल्फेट ऑब्टेन हो जाएगा। तो क्रिस्टलीकरण विधि में हमने क्या देखा कि हमारे पास अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट बनता है। इस विधि में विलयन को थोड़ा सा गर्म किया है हमने। तो जैसा कि हमने देखा, इस विधि में हमारे पास शुद्ध क्रिस्टल ठोस रूप में कॉपर सल्फेट की ऑब्टेन हुई है। तो यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि यह विधि वाष्पीकरण विधि से बिल्कुल डिफरेंट है। इस विधि को मोस्टली हम तब यूज करते हैं जब आपके पास इस तरह का ठोस होता है जो गर्म करने पर विघटित हो सकता हो। जैसे मान लेते हैं चीनी है, अगर हमने उसको गर्म किया तो वह झुलस सकती है, इसलिए हम चीनी को साफ करना है तो किस विधि का उपयोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण का। सिमिलरली जब आप साधारण नमक को समुद्री पानी से प्राप्त करते हो तो उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां प्रेजेंट होती हैं। उस समय भी क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा हम शुद्ध नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वो सभी मेथड डिस्कस किए जिसके द्वारा आप डिफरेंट घटकों को उसके मिश्रण से सेपरेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।